नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और ये कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बार देखे हैं कि पूछा जाता है कि परिवार नियोजन क्या होता है। ये हम एक इसका वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से सरल शब्दों में समझाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और परीक्षा के नज़दीक आ रहा है, आप लोग किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना है तो इस नंबर पर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। परिवार नियोजन क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग फैमिली प्लानिंग कहते हैं। परिवार नियोजन, सबसे पहले परिवार नियोजन का मतलब होता है कि परिवार को नियोजित करना। नियोजित का अर्थ होता है कि उसे अच्छे से लालन पालन तथा अच्छे ढंग से पोषण देना ही उसका नियोजन कहलाता है। अगर परिवार की संख्या कम होती है तो वहाँ उस बच्चे के, उस परिवार के लोगों की हम अच्छे ढंग से देखभाल कर सकेंगे। यह एक परिवार नियोजन एक ऐसी विधि है कि जो जनसंख्या पर रोक लगाया जा सकता है, जिससे जनसंख्या पर रोक लगाया जा सकता है। जब जनसंख्या पर रोक लगेगा, जनसंख्या कम होंगे, तब हम अच्छे ढंग से उसे सुविधा दे देंगे, चाहे शिक्षा की, चाहे उसी दवा की, चाहे कपड़ा की, चाहे राशन की, किसी भी प्रकार की सुविधा दे सकते हैं। तो परिवार नियोजन की विधि से हम जनसंख्या को कम कर सकते हैं। चलिए, परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार कल्याण के लिए, परिवार को के कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित कर, बच्चों की संख्या कम कर दीजिए। परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। मतलब कि परिवार में बच्चों की संख्या कम करने की या फिर बच्चों को नियोजित, अपने परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहलाता है। या फिर इसे सीधा सीधा कह सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोकना ही परिवार नियोजन कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि को रोक दीजिए, उसी को परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, काहे हम परिवार नियोजन की परिवार नियोजन की ये कार्य है, परिवार नियोजन काहे के लिए होता है, इसका उद्देश्य क्या है। परिवार नियोजन का योजना मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो जन्म दर है, बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना। यदि परिवार में सीमित बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं को भली भांति चलाया जा सकता है। अगर कम जनसंख्या होगा, जितनी भी कल्याणकारी योजना होंगी, उनका जो फायदा होगा या फिर उनका जो योजना है वह एक भली भांति से चलाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि परिवार को कम करिए और अपनी जनसंख्या को कम करिए, अच्छे से फायदा लीजिए, सरकारी नौकरी अधिक मिलेगी, राशन भी जो है उससे एक अच्छे ढंग से वितरित किया जाएगा और जो भी कुछ सुविधा है वो अच्छे ढंग से प्राप्त हो सकेगा। फिर अगला है परिवार नियोजन की विधियां क्या है, कौन कौन सी विधि से हम परिवार नियोजन कर सकते हैं। तो परिवार नियोजन की जो मेथड होती है, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसके निम्नलिखित दो विधि है। एक अस्थायी विधियां है, दूसरा का है अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियां को टेम्पोररी मेथड कहते हैं और इसे परमानेंट मेथड कहते हैं। मतलब कि अस्थायी विधियां एक ऐसी विधि होती है जो कुछ समय के लिए ही रोका जाता है, या अस्थायी विधियों का प्रयोग जब चाहे हम जनसंख्या को कम कर सकते हैं और जब चाहे जनसंख्या में वृद्धि कर सकते हैं। अस्थायी विधियां वह विधियां होती है जिसके अंतर्गत हम हमेशा के लिए परिवार को जो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक सकते हैं। अस्थायी विधियां के कई प्रकार हैं। पहला है आवर्ती विधि, है आवर्ती संयम विधि। ये कौन सी विधि होती है, इस विधि का प्रयोग, देखिए पहला क्या है, आवर्ती विधि या आवर्ती संयम विधि। इस विधि का प्रयोग स्त्री के मासिक चक्र में होने वाले परिवर्तनों के समय या फिर परिवर्तनों के समय के आधार पर किया जाता है।
इस विधि में अंडोत्सर्ग मतलब कि जब अंडे शरीर से बाहर निकलते हो तो इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। संभावित दिन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद संभोग नहीं करना चाहिए। मतलब कि जब यमसी आता है, यमसी के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद संभोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संयम मतलब होता है कि अपने आप में संयम बरतना, एक समझदारी दिखाना कि यमसी के 3 दिन पहले 3 दिन बाद हम संभोग या फिर संभोग नहीं करना चाहिए, जिससे गर्भ का धारण नहीं होगा। अगर हम उस दौरान करेंगे तो गर्भ का धारण निश्चित रूप से हो जाएगा। या फिर मासिक चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन के बीच, 10वें दिन से 17वें दिन के समय में संभोग नहीं करते हैं, अर्थात इस काल को असुरक्षित काल कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है 2 नंबर में असुरक्षित काल क्या है, तो बता दीजिए कि यमसी के जिस दिन यमसी आता है उसके 1 सप्ताह पहले 1 सप्ताह बाद के बीच के समय को असुरक्षित काल कहा जाता है। बात समझ रहे? चलिए अगला विधि क्या होता है? अगला विधि है लूप अथवा कॉपर टी का प्रयोग। अगला क्या है? लूप अथवा कॉपर टी का प्रयोग। देखिए ये अस्थायी विधियां हैं, ये टेम्पररी मेथड है, परमानेंट मेथड ये नहीं है। महिलाओं को परिवार कल्याण केंद्र पर जाकर अपने जनन पथ पर या फिर जनन पथ में लूप या कॉपर टी लगवा लेनी चाहिए। इससे भी गर्भधारण नहीं होता। मतलब कि जैसे ये स्त्री का गर्भाशय है, इसमें एक कॉपर टी है, ये कॉपर टी लगवाने से देखिए इस तरह से कॉपर टी लगवाया जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका गर्भाशय है जहाँ पे बच्चे का पालन होता है। यहाँ पे अगर इसे कॉपर टी लगवा लेंगे, देखिए ये लगा है, जब कॉपर टी लगवा लेंगे तो यहाँ से जो स्पर्म होगा, शुक्राणु होगा, ये इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब प्रवेश नहीं कर पाएंगे यहाँ के अंडाणु से ये मिल नहीं पाएंगे, जिससे निषेचन नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होगा तो बच्चे का निर्माण नहीं होगा। तो यह एक विधि है जिसे हम कॉपर टी कहते हैं। इसकी आकार कैसी होती है? टी की आकार होती है, इसलिए इसका नाम कॉपर टी पड़ा है। फिर अगला क्या है? निरोध, जिसे हम कंडोम कहते हैं। लैंगिक संपर्क के समय पुरुष को निरोध का प्रयोग करना चाहिए। कंडोम पॉलीयूरेथेन का बना होता है। यह पुरुषों द्वारा यूज में लाया जाता है। जब पुरुषों को बच्चे की आवश्यकता नहीं होती है तब क्या करते हैं? निरोध का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे उनके बच्चे को आवश्यकता होती है तो बिना निरोध के ही संभोग करते हैं और बच्चे का विकास निर्माण हो जाता है। तो क्या कहते हैं? एक प्रकार का यह अस्थायी विधियां है। फिर अगला क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां। क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां। यह एक रासायनिक दवा भी कह सकते हैं। कई स्त्रियों के लिए अनेक गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध है, जैसे माला डी, पल्स, सहेली। यह एक गर्भ निरोधक गोलियां है। माला डी प्रतिदिन सुबह यमसी के, जब यमसी आए तो प्रतिदिन सुबह प्रथम दिन से लगातार 21 दिन तक खाना चाहिए। माला डी की गोली एक सुबह यमसी के, जैसे यमसी जब शुरू हुआ है उसी दिन से सुबह 21 दिन तक लगातार खानी चाहिए। और जो सहेली वाली गोली होती है, सहेली गोली सप्ताह में 1 बार खाते हैं। बात समझ में आ गया? फिर एक होता है आत्म संयम विधि। आत्म संयम, आत्म मतलब खुद, स्वयं, संयम मतलब समझदारी। ये खुद पर डिपेंड होता है। इस विधि के अंतर्गत जो पुरुष होते हैं और जो स्त्री होते हैं वह कुछ समझदारी से भी गर्भ का जो पालन होता है बच्चे का, गर्भ का जो विकास नहीं होने देते हैं। जैसे उनको ध्यान रहता है कि अगर यमसी आ रही है तो उस दौरान संभोग नहीं करते हैं। फिर अगला क्या है? दूसरा वाला है अस्थाई विधियां। क्या है? अस्थाई विधियां मतलब परमानेंट मेथड। यह एक ऐसी विधि है जो हमेशा के लिए इसका प्रयोग हो जाता है और एक बार कराने से दोबारा बच्चे का निर्माण नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन या फिर शल्य क्रिया। पहला है नसबंदी। इस विधि में पुरुष की शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते।
शुक्राणु, जैसे ये शुक्रवाहिनियां होती है, यहाँ से जब शुक्राणु निकलता तो क्या करते हैं, इसी को काट कर बांध देते थे। जब इसी को काट कर बांध देते हैं तो शुक्राणु जो बाहर नहीं निकलती है, जिससे इसका निषेचन नहीं हो पाता, बच्चे का निर्माण नहीं होता है। अगला क्या है, नलबंदी। नलबंदी को क्या बोलते हैं, ट्यूबोक्टोमी। इस विधि में महिला की अंडवाहिनी को काट कर बांध देते हैं, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंचते। इस विधि में नलबंदी में स्त्रियों की जो अंडवाहिनी है, अंड मतलब अंड कोशिका, वाहिनी मतलब उसकी जो नली होती है, उसे काट कर बांध दिया जाता है, जिससे यह निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि परिवार नियोजन के अंतर्गत हमें यह पता चलता है, एक ऐसी विधि होती है जो जनसंख्या कम करने की बारे में बताया जाता है। इसके लिए दो विधि होती है, एक अस्थायी एक अस्थायी। अस्थायी विधियों में हम कुछ समय के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ दवा का नाम बताएं, कॉपर्टी का नाम बताएं, कंडोम का नाम बताए हैं, आत्मसंयम विधि बताए हैं, और इसके बाद कुछ दवा का नाम जैसे सहेली, पल्स, मालाडी बताएं। और अस्थाई में क्या बता दिए, नसबंदी है, नलबंदी, जिससे यह हमेशा के लिए यह जो बच्चे का निर्माण होता है वो नहीं हो पाएगा और परिवार में जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। जब जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो भैया अच्छे से हम उनका लालन पालन पोषण दे सकेंगे, कर सकेंगे। बहुत मैं उम्मीद होगा कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। आप लोग लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।